कभी एनआरसी सीएए को लेकर तो कभी इलेक्टोरल बॉन्ड, कभी तानाशाह तो कभी किसानों को दबाना और ना जाने ऐसे ही कितने आरोप देश में सत्ता में बैठी मोदी सरकार पर लग रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक राय होती है। लेकिन अब एक नया मुद्दा मोदी जी की इस लिस्ट में और जुड़ गया है और वो है वन नेशन वन इलेक्शन का। जी हाँ, कुछ लोग इसे देश में मोदी जी का इलेक्शन प्रोसेस को ही खत्म करने का कदम बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब मोदी जी के सीएए, एनआरसी और इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलासे तो हम कर चुके हैं, तो चलिए अब बताते हैं कि क्या सच में मोदी जी इस देश में इलेक्शन प्रोसेस को ही बदलने वाले हैं या फिर इसके पीछे कुछ और ही मायने हैं जो लोगों की समझ में नहीं आ रहे हैं। देखिए 2024 मार्च का समय चल रहा है और देश में 18वीं लोकसभा के इलेक्शंस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक तरफ जहां पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो बनाकर देश की जनता को लुभाने की हर कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ पार्टियां मोदी जी की नई वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी के अगेंस्ट तैयार खड़ी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, बल्कि वन नेशन वन पार्टी है, जहां एक पार्टी ही हर तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तैयार कर रही है, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो चलिए आखिर इस बात से भी पर्दा उठा ही लेते हैं कि आखिर ये क्या पॉलिसी है जिससे सभी पार्टीज नाराज हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का नाम सुनते ही जो हर किसी के दिमाग में सबसे पहले थॉट आता है वो यही है कि अब पूरे देश के इलेक्शंस एक ही टाइम पर होंगे, मतलब 29 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज का एक साथ इलेक्शन। तो आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा होना वो भी इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत मुश्किल है साहब, और लगभग नामुमकिन है, जिससे मोदी जी को फायदा होने वाला है। तो इसमें किसका कितना फायदा होगा ये तो आपको पता ही चल गया होगा। लेकिन इस वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। मतलब अगर आपके यहाँ विधानसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं तो आप सेंटर के लिए भी उसी समय वोट डालें, और अगर सेंटर के लिए वोट देने जा रहे हैं तो आप विधान मेंबर के लिए भी वोट डालें। जहां एक तरफ बीजेपी इस पॉलिसी को देश के लिए क्रांति बताती है, वहीं दूसरी तरफ देश में मौजूद दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इसे मोदी जी की पावर में रहकर अपनी ताकत का गलत फायदा उठाने का तरीका बताते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मोदी जी ये जरूर जानते हैं कि एक ही समय पर इलेक्शन करवाया जाएगा, तो देश की जनता के दिमाग से किस तरह खेलना है वो मोदी जी करते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि देश में होने वाले हर तरह के इलेक्शंस को एक ही दिन में करवा लिया जाए, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्वीडन में इलेक्शन की ये पॉलिसी काफी समय से चलती आ रही है, जहां तीनों लेवल की गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट और प्रोविंशियल, इन सभी इलेक्शंस 4 साल बाद उस साल के सितंबर मंथ के दूसरे संडे के दिन होते हैं। तो बेसिकली कहा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में इसके मायने काफी अलग हैं। और अगर आपको ये डाउट है कि ऐसा मोदी सरकार ही कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद देश में पहली बार 1951 से 52 के बीच चुनाव हुए थे, और उस समय लोकसभा चुनाव और सभी स्टेट्स के विधानसभा चुनाव एक साथ ही कर दिए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी चुनाव एक साथ कराए गए थे, लेकिन फिर यह सिलसिला टूटा जब 1968 से 69 में कुछ राज्यों को विधानसभा कई कारणों से समय से पहले ही भंग कर दी गई थी। वहीं 1971 में लोकसभा चुनाव समय से पहले हुए थे, लेकिन फिर बदलाव आया प्रेसिडेंशियल रूल लगाने की वजह से, क्योंकि जब देश के संविधान में मेंशन आर्टिकल 356 में मेंशन प्रेसिडेंट रूल की बात बताई गई है, तो जिस भी राज्य में कोई सरकार नहीं बन पा रही थी तो वहां इस रूल को लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से चाहे सेंटर हो या फिर विधानसभा इलेक्शन, दोनों के टाइम में बदलाव आ गए। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, हम बहुत टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे थे, जो रुक गया। लेकिन इसके बाद सवाल खड़ा होता है कि फिर आज एकदम से मोदी जी को ये पॉलिसी क्यों इतना भा रही है भाई, कि वो इसे किसी भी तरह 2029 तक लाना ही चाहते हैं। तो इस पॉलिसी को वोटर्स के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है, क्योंकि देश में कई लोग ऐसे हैं जो राजनीति में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखते, या फिर इस बेसिक चीज को भी नहीं समझ पाते कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। जिसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो आपके लिए ही नहीं बल्कि देश भर के लिए ये उनकी अलग अलग चॉइस हो सकती है। लेकिन जब एक ही समय इलेक्शन होगा
होगा तो हो सकता है भाई कि लोग जिस बेसिस पर सेंटर के लिए वोट डालकर सेंटर में बैठी सरकार को जिता सकते हैं, ठीक उसी तरह वो विधानसभा में सेम थॉट ऑफ माइंड से भी कैंडिडेट को सपोर्ट करें और उसे जिता सकते हैं। वहीं बात करें तो उसके लिए 2023 के सितंबर के महीने में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का हेड बनाया गया देश के एक्स प्रेसिडेंट यानी रामनाथ कोविंद जी को। इसके बाद इस कमीशन में होम मिनिस्टर अमित शाह जैसे बड़े नेताओं और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी भी इंक्लूडेड हैं। इनके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। हालांकि पहले अधीर रंजन भी इस कमेटी के हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने खुद से इस कमेटी में ना होने का डिसीजन लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फायदे हो सकते हैं? तो क्या आप ये जानते हैं कि देश में आज हर 3 से 4 महीने में इलेक्शन होते हैं और जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो उस राज्य में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसके चलते उस पर्टिकुलर राज्य में सरकार द्वारा जितने भी डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उन्हें इलेक्शंस की डेट के अनाउंसमेंट के साथ उसी समय वहीं रोक दिया जाता है और ये तब तक लागू रहता है जब तक इलेक्शंस के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हो जाते। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि भाई एक डेवलपिंग नेशन के लिए ये उसकी इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा नुकसान है कि उसके देश के अंदर की सभी जरूरी डेवलपमेंट्स को ऑल ऑफ अ सडन रोक दिया जाता है और वो भी एक लंबे समय के लिए। और इतना ही नहीं, इस कोड ऑफ कंडक्ट के समय सरकार कोई भी नई पॉलिसी नहीं बना सकती। तो ऐसे में ये पॉलिसी इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने में पूरी तरह सक्सेसफुल हो सकती है। इसके बाद जो इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा बताया जा रहा है वो ये है कि देश में आज एक छोटे से छोटे इलेक्शन को कराने में बहुत मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है और भला कोई कैसे इस बात को नजरअंदाज कर सकता है कि ये एक्सपेंसेस किस हद तक हो जाते हैं, जिसके चलते सरकारी खजाने से बहुत सा पैसा इलेक्शन पर खर्च हो जाता है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि किस तरह ये साल में कई अलग अलग स्टेजेस पर होने वाले इलेक्शंस सरकारी खजाने पर सिर्फ एक बोझ की तरह हैं। इसके बाद अलग अलग इलेक्शंस की वजह से ही जो सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है वो ये है साहब कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए लार्ज नंबर ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ती है और कई अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस सिर्फ इसलिए ही अपॉइंट किए जाते हैं। और जब इतने बड़े नंबर में फोर्सेस को शामिल किया जाता है तो इसमें भारी लागत भी आती है। इतना ही नहीं, इसके बाद कई बार इतनी भारी फोर्सेस डिप्लॉय करने के बाद कभी कभी फोर्स की कमी भी पड़ जाती है, जिसके चलते कई बार तो ये चीज सरकारी ढांचे को कमजोर बनाता है। अब इसके बाद जो भले ही लोग इग्नोर कर रहे हों, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है कि आज देश में जो भी सरकार आती है वो ना जाने क्यों एक के बाद एक, चाहे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन हो या फिर सेंटर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस हो, जनता को लुभाने के लिए हर बार नए नए और बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं, जिसमें फ्री बीज तो एक बहुत ही कॉमन जुमला हो गया है, जिसकी वजह से एक के बाद एक सरकार पर इसका बोझ पड़ता है। हालांकि ये चीज पूरी तरह तो खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बावजूद अगर ये इलेक्शंस एक ही टाइम पर होते हैं तो इस तरह के जुमले को कम किया जा सकता है। जी हाँ, और इस चीज पर भी लगाम लगाई जा सकती है कि ये नेता लोग अपने फायदे के लिए देश पर कर्जा ना पड़वाते। बहरहाल ये तो रहे वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े सभी वो फायदे जो इस देश की सरकार के खजाने के साथ साथ देश को भी मिलेंगे, लेकिन काफी लोगों का ये भी मानना है कि इसमें सिर्फ बीजेपी पार्टी का ही फायदा होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी जी को कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पर जो एडवांटेज है वो उन्हें स्टेट इलेक्शंस में भी मिलेगा। और कुछ स्टडीज ऐसा भी बताती हैं कि अगर एक साथ इलेक्शंस होते हैं तो रूलिंग पार्टी के जीतने के चांसेस 77% तक बढ़ जाते हैं। वहीं अगर 6 महीने बाद इलेक्शंस किए जाते हैं तो ये आंकड़े पूरी तरह से बदल जाते हैं और रूलिंग पार्टी का विनिंग रेशियो 61% तक जा गिरता है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा विड्रॉल ये बताया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, उससे ये होगा कि जो सरकार सत्ता में है उसके बार बार पावर में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो फिर एक तरह की देश में मनमानी करेंगे। इतना ही नहीं, ऐसा भी बताया जाता है कि जब इन दोनों के इलेक्शंस एक साथ होंगे तो कभी कभी नेशनल इश्यूज के सामने स्टेट से जुड़े मुद्दे भी बहुत छोटे नजर आएंगे और उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा। जब चाहेंगे तब पॉलिसीज बनाएंगे और उन्हें अपने अकॉर्डिंग खत्म भी कर देंगे। और जिस तरह से लोग मोदी जी को डिक्टेटर बताते हैं, हो सकता है कि ये पॉलिसी इसी तरह की डिक्टेटरशिप को जन्म दे। तो ये वो नुकसान है जो भले ही लोगों को काफी कम लगे, लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इस चीज को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुलकर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर वन नेशन वन इलेक्शन के रास्ते में आने वाले चैलेंजेस की बात करें तो जस्टिस BS चौहान की लीडरशिप वाली लीगल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बात
बहुत क्लियरली मेंशन की थी कि देश में जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, ऐसे में देश के अंदर एक समय पर हर लेवल के इलेक्शंस को एक साथ करवाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और यह चैलेंज अचीव करना किसी भी सरकार के लिए लगभग नामुमकिन है और ऐसा करने के लिए सरकार को शुरुआती स्तर पर बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो फाइनली ये अभी कहना तो मुश्किल है कि ये पॉलिसी देश के लिए सही है या गलत, लेकिन हाँ, सरकार को ONOE को लागू करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देश के लोकतंत्र में यही बताया गया था कि जितना बड़ा देश का लोकतंत्र होगा उतना ज्यादा लोकतंत्र में डाइवर्सिफिकेशन आएगा और देश के लिए यही प्रॉफिटेबल भी होगा। लेकिन अगर ये जितना छोटा होता चला जाएगा तो देश में विचारों को भी सिकोड़ देगा। इस प्रकार पूरे देश को ये तय करने का मौका देना चाहिए कि भाई एक देश एक चुनाव लागू करने की नीड अभी है या फिर नहीं। वैसे इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।